हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स जितने भी हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी सभी वीडियोस के लिंक टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, वाइगोस्की's background. Vygotsky was a Russian psychologist who developed the social construct theory, which emphasizes the importance of social interaction cognitive development. सो इसका क्या मतलब होता है? वाइगोस्की का जो बैकग्राउंड है हमने पढ़ा, जो वाइगोस्की थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी डेवलप की थी। इस थ्योरी का कहना है कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि सोचने और सीखने की क्षमता ज़्यादातर सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रियाओं पर डिपेंड करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज़ सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग एंड लर्निंग इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस। सो जो सेकेंड पॉइंट हमने रीड किया, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन, वाइगोस्की के हिसाब से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ उनके अपने थॉट्स और एक्शन से नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन से भी होता है। नाउ वी रीड की टर्म्स इन वाइगोस्की's थ्योरी। सो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए हम तीनों को रीड कर लेते हैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो पहला पॉइंट है सोसाइटी। चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप देयर कॉग्निटिव स्किल्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोसाइटी थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। सो इसका क्या मतलब होता है समझ लेते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है सोसाइटी यानी कि सामाजिकता। बच्चे अपने सोसाइटी के हिसाब से सीखते हैं, उनके थॉट्स और लर्निंग उनके समाज और कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट विच इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्ली इन लाइफ। लैंग्वेज एंड थॉट आर सेपरेट बट बाय अराउंड 3 years of age दे मर्ज टुगेदर। सो जो हमने सेकंड पॉइंट रीड किया, लैंग्वेज यानी कि भाषा, वाइगोस्की के हिसाब से लैंग्वेज का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका थॉट और लैंग्वेज अलग होते हैं, लेकिन 3 साल के आसपास दोनों मर्ज हो जाते हैं, है ना। नाउ थर्ड पॉइंट, कल्चर। कल्चर शेप्स द वे चिल्ड्रंस थिंक एंड लर्न एज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टूल्स, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर सोसाइटी। सो थर्ड पॉइंट में हम रीड करते हैं कल्चर यानी कि संस्कृति। बच्चे जो भी सीखते हैं वो उनके कल्चरल इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जैसे टूल्स, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। सो आइए आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब हम जो वाइगोस्की है उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो रीड करेंगे। यहाँ पे हमें एक फिगर भी दिया गया है, हम इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं नोट्स के थ्रू। सो नंबर 1 पॉइंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। इसको रीड करते हैं। दिस इज़ द एरिया बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प. What can be known with assistance. Children can achieve things they can't do alone but can do with guidance from others. The ZPD represent the potential for growth when a child is assisted by someone more knowledgeable such as a teacher, parent or peer. सो इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं ना। सो हमने रीड किया इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में, पहला हमने रीड किया क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। सो ये क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ एक बच्चा अपनी मदद से कुछ ऐसा कर सकता है जो वो अकेला नहीं कर सकता, है ना। व्हाट कैन बी नोन विद असिस्टेंस, इसका क्या मतलब है, बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर कोई मदद करे जैसे टीचर या पेरेंट तो वो सीख सकता है। ZPD से हमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ पोटेंशियल किस लेवल तक है।
जब उन्हें किसी नॉलेजेबल पर्सन से मदद मिलती है। नाउ वी रीड सेकंड पॉइंट, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO. So this refers to someone's like a teacher, adult or even a peer who has more knowledgeable or skills and helps a child learn and develop within their ZPT. MKO MKO provides supports, guidance and feedback to help the child reach their potential. सो इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO यानी कि अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स होती हैं, जैसे टीचर, पेरेंट या कोई दोस्त। ये लोग बच्चों को उनके ZPD में मदद करते हैं और उनकी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो नाउ स्टूडेंट, नाउ थर्ड पॉइंट, स्कैफोल्डिंग। सो रीड करते हैं, helps, hint, clues. Scaffolding is when someone's like a teacher or parent provides hints or clues to help the child solve a problem. सो ये क्या होता है स्कैफोल्डिंग? फर्स्ट पॉइंट हमने रीड किया, हेल्प, हिंट, क्लूज। स्कैफोल्डिंग मीन्स जब कोई टीचर या पेरेंट्स चाइल्ड को मदद देता है, जैसे हिंट्स या क्लूज देना, ताकि चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। नाउ टेम्परेरी हेल्प, this help is temporary and gradually removed as the child gains more independence. So temporary help, ये मदद टेम्परेरी होती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है, और जब चाइल्ड सीख जाता है तो मदद धीरे धीरे हटा दी जाती है ना। नाउ थर्ड, ZPT, scaffolding works within the zone of proximal development, ZPT, which is the gap between what a child can do independently and when they can do with help. So ZPT, zone of proximal development, scaffolding ZPT के अंदर होता है, जो कि उन चीज़ों का चाइल्ड अकेला नहीं कर सकता, लेकिन किसी की मदद से कर सकता है। So now we read types of speech. So first point, social speech, 0 to 2 years. At this stage, children begin to express their thoughts through crying, laughing and shouting. This is their way of स्टार्टिंग कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने रीड किया सोशल स्पीच, सामाजिक व्यंग। सो ये 0 से लेकर 2 साल के बच्चों में होता है। इस स्टेज में बच्चे अपनी फीलिंग्स और थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि रोना, हंसना या फिर चिल्लाना। ये उनका पहला तरीका होता है बात करने का। सेकंड है प्राइवेट स्पीच, 3 to 6 years. Children talk to themselves, providing self-guidance and regulating their own behavior. This helps them plan and solve problems. So जो second point है private स्पीच, इसमें ये जो होता है ये 3 to 6 years के बच्चों में होता है। इस स्टेज में बच्चे अपने आप से बात करते हैं, जो उन्हें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। ये अपने आप को गाइड करने का तरीका होता है। नाउ थर्ड पॉइंट, साइलेंट इनर स्पीच। सो ये 6+ years बच्चों के लिए होता है। ये स्पीच ज़्यादातर अपने मन में होती है, जैसे किसी काम को करते वक्त हम अपने मन से सोचते हैं। ये बच्चे के थिंकिंग और प्लानिंग में मदद करता है, बिना ज़्यादा बोलने के, है ना। सो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है। सो नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड एज दे एनकरेज सोशल इंट्रैक्शन एंड लर्निंग। इसमें क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे उन्हें दूसरों से सीखने का मौका मिलता है और सोशल इंट्रैक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इंट्रैक्शंस। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे इंटरेक्ट विद अदर्स इन देयर इन्वायरमेंट। सो इस पॉइंट्स में हम समझते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं जब वो अपने इन्वायरमेंट में दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। नाउ क्रिटिसिज्म। सो जो वाइगोस्की
की थ्योरी थी, इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म थे उसको रीड करते हैं। एज एंड मेच्योरिटी। वाइगोस्की थ्योरी डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड्स एज और मेच्योरिटी, फोकसिंग मोर ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। सो जो एज और मेच्योरिटी, वाइगोस्की की थ्योरी एज या मेच्योरिटी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मानती, वो ज़्यादा फोकस करती है बच्चों के सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट पे जिसमें वो सीखते हैं। सो समरी रीड करते हैं। Scaffolding helps children learn by providing temporary assistance which is gradually removed as they grow. So scaffolding से बच्चे सीखते हैं जब उन्हें टेम्प्रेरी मदद मिलती है, और जब वो मदद से सीख जाते हैं तो वो खुद से कर पाते हैं। So second point, children progress their through social speech, private speech and inner speech. They as develop their communication skills. So बच्चे social speech, private speech और inner speech के थ्रू अपने communication skills को develop करते हैं। Group activities and social interactions are important for learning, and Vygotsky theory focuses on learning through social contracts. So group activities और social interactions सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और वाइगोस्की की थ्योरी सोशल कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग को फोकस करती है। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, उसको डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बैकग्राउंड। Kohlberg was an American psychologist who studied how children develop their understanding of morality, right and wrong. Sample: he studied 72 boys aged 10, 13 and 16 years using moral dilemmas to assess their decision making. फेमस डिलेमा, वन फेमस डिलेमा इज़ द हेंस डिलेमा। सो इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। सो पहले हम रीड करते हैं कोहलबर्ग का बैकग्राउंड। जो कोहलबर्ग थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये स्टडी किया था कि बच्चे अपनी मोरालिटी, सही और गलत का पता को कैसे समझते हैं। सैम्पल: उन्होंने क्या किया, 72 लड़कों को स्टडी किया था जो 10 और 13 और 16 साल के थे, और उनको मोरल डिलेमास दिए थे ताकि उन्हें डिसीजन मेकिंग को समझा जा सके। फेमस डिलेमा क्या था उनका हेंस डिलेमा जो था काफ़ी फेमस है ना। सो नाउ हेंस डिलेमास सिचुएशन: हेंस वाइफ इज़ डाइंग एंड an expensive medicine is the only way to save her. Hence cannot afford the medicine, so he is faced with a moral decision. Should he steal the medicine to save his wife or let her die? So situation क्या है, हैंस की जो वाइफ है मर रही है, और एक महंगी दवाई है यानी कि एक्सपेंसिव मेडिसिन है उसे बचा सकती है, पर हैंस वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हैंस के पास एक मोरल डिसीज़न है, क्या वो दवाई चुरा ले या अपनी वाइफ को मरने दे, है ना। डिलेमा: It is a situation where one has to make a difficult choice between two options, and it is hard to decide which one is morally right. So एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको दो ऑप्शंस में किसी एक का डिसीज़न लेना होता है, और ये डिसीज़न काफ़ी मुश्किल होता है कि कौन सा ऑप्शन मॉरली सही है ना। सो नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। सो इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आइए रीड करते हैं। जेंडर बाइसेस: Kohlberg's studies only focus on boys, which led to criticism from Carol Gilligan, who pointed out that the theory ignored feminine perspectives on morality. So इस पॉइंट से हम समझते हैं कि जो कोहलबर्ग की स्टडी सिर्फ लड़कों पर थी, है ना, मतलब जेंडर बाइसेस। कोहलबर्ग की स्टडी सिर्फ लड़कों पर थी, इसलिए कैरोल गिलिगन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी ने फेमिनाइन पर्सपेक्टिव्स, औरत के नज़रिए को इग्नोर किया है ना। सो आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे रीड करते हैं। So now students, we read 3 levels and 6 stages of moral development. So first point is pre-conventional level.
सो ये 4 to 10 ईयर्स के बच्चों में होता है। सो आइए रीड करते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। So children obey rules to avoid punishment. Right and wrong are based on consequences. So प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है 4 to 10 ईयर्स के बच्चों में होता है, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सो इस स्टेज में बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं ताकि उन्हें सज़ा ना मिले, यानी कि राइट और रॉन्ग का डिसीज़न उन्हें बस कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड माइट फॉलो रूल्स बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट पनिश्ड। सो एग्जाम्पल, अगर बच्चा रूल फॉलो करता है सिर्फ इसलिए कि वो पनिशमेंट से बच सके, तो ये एक प्री कन्वेंशनल लेवल का डिसीज़न होता है। सो म्यूचुअल एक्सचेंज यानी कि इंस्ट्रूमेंटल relationship. So moral decisions are based on self-interest and getting rewards. Example, I'll help you if you help me. This is a tit for tat or reward oriented attitude. So basically ये क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज। इसमें मोरल डिसीजन सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, मतलब बच्चे अपनी फ़ायदा के लिए क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल्स, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मेरी मदद करोगे। ये एक टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे एटीट्यूड होता है, मतलब जैसे आपने मेरे लिए किया ऐसा ही मैं आपके लिए करूँगी, है ना। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। सो आइए आगे के पॉइंट्स को रीड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, सेकंड कन्वेंशनल लेवल हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, प्री कन्वेंशनल लेवल जो कि 4 से 10 ईयर्स के बच्चों में था, और ये हम रीड करते हैं कन्वेंशनल लेवल जो कि है 10 to 13 ईयर्स के बच्चों में। सो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। एट दिस केयर अबाउट अदर्स ओपिनियंस एंड सीक अप्रूवल और प्रेज। They try to be good to maintain positive relationship. Example, a child might help others or follow rules to be seen as good by their family or friends. Law and order orientation. So children understand that rules must be followed because they are important for maintaining order and society. Examples, rules are rules and they can't be broken even if they don't agree with them. So जो सेकंड पॉइंट हम रीड करते हैं ये क्या है, कन्वेंशनल लेवल जो 10 से 13 साल के बच्चों में होता है। सो हमने पहले रीड किया गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। सो एट दिस स्टेज में इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस स्टेज में बच्चे दूसरों की ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और उनको इम्प्रेस करने के लिए अच्छा बनना चाहते हैं। वो अपने एक्शंस को उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए करते हैं ताकि वो गुड दिख सके। एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड अपनी मॉम के कहने पर घर के काम करता है तो वो अपने मॉम को खुश करना चाहता है ना। सो हमने पढ़ा था लॉ और एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। सो बच्चे समझते हैं कि रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि वो सोसाइटी में ऑर्डर बना के रखते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे ये सोचेगा कि रूल्स आर रूल्स और उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए चाहे वो उस रूल से एग्री ना करे, है ना। सो नाउ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सो आइए इसको रीड करते हैं। सो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट orientation. Individuals at this level understand that laws should benefit the greater good. They might challenge or break laws if they believe they are unjust. Example, in the Hans dilemmas, one might argue that Hans should steal the medicines to save his wife's lives, as human life is more important than the law. सो नाउ स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसको समझते हैं ये क्या है। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, इस लेवल पर लोग समझते हैं कि लॉज का पर्पस सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए। अगर लॉज अनजस्ट हैं तो
तो उन्हें चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल, हेंज डिलेमा में कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि हेंज को अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए दवाई चुरा लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जो लॉज होते हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी की लाइफ। सो आई होप हमने 3 लेवल्स पढ़े, आपको तीनों के तीनों क्लियर हो गए। आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। So now student, universal ethical principle. People in this stage make decisions based on universal ethical principles like justice, equality and human rights. They focus on what is morally right even if it goes against the law. Example, Mahatma Gandhi's principles of non-violence and freedom are example of universal ethics. So universal ethics प्रिंसिपल इसको समझते हैं। इस स्टेज में लोग अपने डिसीज़न यूनिवर्सल एथिक्स जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट के बेसिस पर लेते हैं, चाहे उन्हें कानून तोड़ना पड़े। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस और फ्रीडम का प्रिंसिपल ये यूनिवर्सल एथिक्स का एग्जाम्पल है, जहां उन्होंने अपने आइडियाज़ के लिए कानून को चैलेंज किया, है ना। सो नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, जेंडर बाइसेस, लिंग पक्षपाती। कोहलबर्ग्स थ्योरी हैज़ been criticized for being gender biased because it was based only on male participants and did not consider a feminine perspectives on morality. So criticism क्या था? So जेंडर बाइसेस, तो कोहलबर्ग के थ्योरी में जेंडर बाइसेस का क्रिटिसिज्म है क्योंकि उन्होंने सिर्फ लड़कों पर स्टडी की थी और उन्हें फीमेल पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर किया था, है ना। सो आइए मैं एक बार आपको समरी बता देती हूँ कन्वेंशनल लेवल को और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और क्रिटिसिज्म, है ना, जो भी हमने रीड किया। सो हमने फर्स्ट क्या रीड किया था? हमने फर्स्ट रीड किया था प्री कन्वेंशनल लेवल। ये क्या होता है? जो प्री कन्वेंशनल लेवल था, इसमें क्या होता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे सिर्फ पनिशमेंट से बचने और रिवॉर्ड्स लेने के लिए डिसीजंस लेते हैं ना। और कन्वेंशनल लेवल यानी कि जो 10 से 13 साल के बच्चे में होता है, बच्चे दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि सोशल ऑर्डर बना रहे। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है जो कि 13+ ईयर्स के बच्चों में होता है, इसमें क्या होता है? लोग अपने डिसीजंस को एथिकल प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस और ह्यूमन राइट के बेसिस पर लेते हैं, चाहे वो कानून के खिलाफ हो, है ना। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने 3 लेवल्स जो थे वो रीड कर लिए और इसके हमने स्टेजेस भी रीड कर लिए हैं। सो हमने 3 लेवल्स जो थे वो पढ़े, जो कि प्री कन्वेंशनल लेवल था, जो 4 से लेकर 10 ईयर्स के बच्चों में हमने रीड किया, और कन्वेंशनल लेवल हमने रीड किया 10 to 13 ईयर्स के बच्चों के लिए, है ना। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो हमने रीड किया अबाउ 13 ईयर्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं ना। और इसमें हमने सभी चीज़ें मेंशन की है वो सभी हमने पढ़ लिया। अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, ये सभी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सभी पॉइंट्स ईजिली क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए, जहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल होंगे। So thank you everyone.